हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सभी बच्चों के पास कि मैम हम लॉ के पेपर में आंसर राइटिंग कैसे करें। तो चलो आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं दे रही हूँ। देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि लॉ आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और समझ नहीं पाते हो आप आंसर कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका लॉ का पेपर है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अगर मैं आपके क्वेश्चन के पेपर की बात करूं, सीए फाउंडेशन के लिए बात करूं, तो आपके क्वेश्चन पेपर में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पूछ लेते हैं कोई पर्टिकुलर चीज की एक्सप्लेन दिस। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन एंड इट्स एक्सेप्शंस, तो ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। एक आपका सिनेरियो आपको देते हैं, एक प्रॉब्लम देते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप इसका आंसर करें। तो जब आपको केस स्टडी के फॉर्म में, सिनेरियो के फॉर्म में आता है तो हम इसको केस स्टडी क्वेश्चन बोलते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंस पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन पेपर में 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, है ना। अब आपको ये समझना है कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, तो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों का कि मैम एक केस स्टडी में हम आंसर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ना आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको केस स्टडी आता है तो आप उसके आंसर कैसे करोगे, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कैसे लिखने वाले हो, डिफरेंसेस आएंगे तो आप अपने आंसर को कैसे लिखोगे। साथ ही साथ मैं आपको और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ ये वीडियो में, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ। देखो सबसे पहले बात करते हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चन की। अब ये जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे एक प्रॉब्लम दे देंगे, एक सिनेरियो दे देंगे एंड आपको उसका आंसर करना है। देखो जब भी आप सिनेरियो का आंसर करेंगे तो आप वहाँ पे ना 4 पैरा में आंसर करेंगे यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस केस स्टडी उठाया, आपने देखा अच्छा ठीक है इसका आंसर ये होगा, आपने लिखना स्टार्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको केस स्टडी का आंसर 4 पैरा में करना है। देखो फर्स्ट पैरा में आपको क्या करना है, फर्स्ट पैरा में आपको फैक्ट्स लिखना है। फैक्ट्स का मतलब ये इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो बताना होगा। फिर आपको क्वेश्चन जब आपने ये बता दिया फैक्ट कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो फैक्ट समझने के लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम पूछ रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे एंड उसके बाद आप ना रेफरेंस हेडिंग डालोगे और रेफरेंस हेडिंग में आप लिखोगे कि ये जो टॉपिक है, ये जो प्रोविजन है, ये कौन से एक्ट से है और उस एक्ट के किस टॉपिक से है। तो फैक्ट में प्रॉब्लम की एनालिसिस करनी है हमारे को। फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम किस प्रोविजन से, किस एक्ट से है, तो आपको एक्ट का नाम लिखना है और उस प्रोविजन को लिखना है। एंड देन एनालिसिस, एनालिसिस में प्रोविजन को हम फैक्ट में कैसे पुट कर सकते हैं, है ना। फिर एनालिसिस एंड देन लास्टली आपको आपका फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो कंक्लूजन लिखना है। तो आपका जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होएगा उसको 4 पैरा में आंसर करना। फैक्ट कि केस स्टडी में क्या है, फिर रेफरेंस कौन से प्रोविजन से ये जुड़ा हुआ है, किस प्रोविजन से, किस एक्ट से आया हुआ है, फिर एनालिसिस कि हम इस प्रोविजन को यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन लास्टली आपका कंक्लूजन होएगा यार, ठीक है। 4 पैरा में होंगे और पैरा चेंज कर करके आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि बस एक बार स्टार्ट किया एंड लिखना शुरू किया और सिर्फ पैरा चेंज ही नहीं किया और आपने फुल स्टॉप लगाया पूरा आंसर लिखने के बाद। नहीं, साफ सुथरा राइटिंग में होना चाहिए और आपका केस स्टडी इन 4 पैरा में होना चाहिए यार, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। यार डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे पूछ लिया व्हाट इज कंसिडरेशन एंड इट्स एक्सेप्शंस। अब अगर ये क्वेश्चन आया, भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, 7 मार्क्स में आ चुका है, तो आपसे पूछते हैं भाई व्हाट इज कंसिडरेशन एंड इट्स एक्सेप्शंस, एक्सप्लेन दिस। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपको समझ में आ गया कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, आपको सीधे आंसर लिखना है एंड कंसिडरेशन की डेफिनेशन एंड देन उसके जो इसेंशियल पॉइंट्स हैं, जो एक्सेप्शंस के पॉइंट्स हैं, वो आपको लिखने हैं। अच्छा आप एक चीज़ और ध्यान रखना, इन दोनों क्वेश्चन में आपने एक चीज़ देखा होगी, जैसे ये जो है ये आपका ना पेपर, ये आपकी कॉपी हो गई, ये आपकी कॉपी है और इस कॉपी में आपको यार यहाँ पे एक लाइन ये खींचनी है, आपकी ये एक लाइन यहाँ पे खींची होनी चाहिए जिसमें आप लिख सको कि यार ये आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर 3 है। फिर एक और लाइन आप खींचेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक और बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे
मतलब ये तो मैंने ऐसे बना दिया, एक लाइन और बनाएंगे। इसमें जैसे आप कभी भी किसी क्वेश्चन को लिखते हो तो उसमें पॉइंट्स भी कुछ होते हैं, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। अब जब फैक्ट, रेफरेंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन है तो वो भी पॉइंट्स में होने चाहिए। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन कंसिडरेशन एंड इट्स एक्सेप्शन, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे कंसिडरेशन को, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, एंड फिर आपने इसको क्या कर दिया, डिफाइन किया कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। आपने कंसिडरेशन का मतलब लिखा, एंड फिर यहाँ पे एक हेडिंग डाली आपने एक्सेप्शंस, एंड एक्सेप्शंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक्सेप्शंस लिख दिया। एंड एक्सेप्शंस में भी अगर ऑफकोर्स क्वेश्चन ना 7 नंबर का है, 8 नंबर का है, तो आपको एक्सेप्शंस को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शंस लिखने के बाद से मान लो फॉर एग्जाम्पल पहला एक्सेप्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, है ना, पहला एक्सेप्शन आ जाता है इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब आपने ये क्वेश्चन, ये एक्सेप्शन का पहला पॉइंट लिखा, ये मेन हेडिंग हो गई, हेडिंग को आपने इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया। एंड इसके बाद फिर फाइनली इसमें क्या कंटेंट है, इसके जैसे 4 पॉइंट बड़े इसेंशियल होते हैं, उन 4 पॉइंट्स को लिखा, फिर एक्सेप्शन नंबर 2 लिखा। तो जब भी हमारे एग्जाम में केस स्टडी आएगा तो केस स्टडी का जो आंसर होएगा इन 4 पैरा में होएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपने पहले क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया, फिर जो भी उसमें पूछा जा रहा है। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि मान लो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कंसिडरेशन एंड एक्सेप्शन, तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन, फिर इसके एक्सेप्शन लिख दिए। अच्छा, अगर वेटेज बहुत ज़्यादा है भाई, 3 नंबर का होगा तो आप मेन एक्सेप्शंस लिख के छोड़ दोगे, उसको डिफाइन नहीं करना। लेकिन अगर 7 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको फिर एक एक एक्सेप्शन को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लाइंस का भी बहुत फोकस करेंगे, ये होना चाहिए। देखो जितनी क्लैरिटी, जितनी साफ सुथरी आपकी कॉपी होएगी उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। जितनी गंदी, जितनी बेकार तरीके से आप लिखोगे उतना कम आपको नंबर मिलेगा। एंड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आंसर नंबर 1, तो इसका मतलब है जो पर्सन कॉपी चेक कर उसको समझ में आ जाएगा ये आंसर नंबर 1 है। आपने लिखा आंसर नंबर 2, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं, आंसर के आगे नंबर नहीं लिखते। अगर आप नंबर नहीं लिखोगे तो जो पर्सन कॉपी चेक करा उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, और वो इजिली क्या करेगा, इसको कट कर देगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी मेहनत पे पानी फिर जाए और आपको 0 नंबर मिल जाए तो प्लीज़ आंसर नंबर को लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन आता है वो होता है डिफरेंस का। डिफरेंसेस को यार मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि टैबुलर फॉर्म में लिखो, सबसे अच्छा है। एंड टैबुलर फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले बेसिस लिखोगे कि बेसिस क्या है, एंड उसके बाद मेन जो भी जिसमें भी आपको पूछ रखा है डिफरेंसेस, फिर पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से पॉइंट करके नोटिंग करके फिर लिखेंगे। एक पॉइंट आपका खत्म हुआ तो उसके बीच में एक गैप हो जाएगा, एक लाइन का, फिर दूसरा पॉइंट फिर लिखा आपने, फिर एक लाइन का गैप हो जाएगा, जिसे साफ सुथरा आपको आपकी कॉपी को रखना है, ठीक है। तो डिफरेंस जब अगर आपको आता है तो हमेशा इसको टैबुलर फॉर्म में ही लिखना है, तो प्लीज़ ध्यान रखना इस बात को। तो बेसिकली आपके एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड डिफरेंस। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये आपकी कॉपी का फॉर्मेट होएगा एंड बिल्कुल आपको ऐसे ही इसको यूज़ करना है यार, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पॉइंट्स कुछ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है क्लास में कि मैम एक बात बताओ, क्या सेक्शन लिखना मैंडेटरी है? नहीं यार, सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं। अगर आपको आता है, अगर आपको सेक्शन आता है एंड आप 100% श्योर हो कि ये सेक्शन, ये टॉपिक यही है, तो फिर आप सेक्शन मेंशन कर दो। बट अगर आपको ना सेक्शन नहीं याद आ रहा है, आपको बस लग रहा है कि अच्छा शायद ये सेक्शन हो सकता है, तो प्लीज मत लिखना। सेक्शन लिखने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर सेक्शन गलत लिखा तो नंबर कट जाएगा। तो प्लीज प्लीज अगर सेक्शन सही सही आ रहा है तो लिखो, और अगर सेक्शन सही सही नहीं आ रहा है तो प्लीज मत लिखो यार, मत लिखो, ठीक है। कंटेंट लेंथ, कंटेंट कितनी होनी चाहिए आपकी यार? देखो अब ऐसा नहीं है कि सीए के जैसे एग्जाम में, सीएस जैसे एग्जाम में या सीएमए जैसे एग्जाम में आपको कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं। देखो आपका जो आंसर है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए। क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि भर भर के लिख दिया जैसे बीकॉम में आपके कॉपी चेक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटेटिव का मतलब ये हो गया कि क्वालिटी आंसर, जो क्वेश्चन में पूछा है आपको उसका आंसर करना है। आप उसमें हो सकता है 1 पेज चला जाए, 2 पेज चला जाए, हो सकता है उसमें 5-7 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज क्वालिटेटिव आंसर आपको करना है, एंड क्वालिटेटिव के साथ आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है यार, ठीक है।
फिर केस लॉ की बात कर लेते हैं यार। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जो केस लॉज हैं क्या इनको लिखना मैंडेटरी है? यार देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, उसमें सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, तो उसमें आप 2 केसेस पढ़ते हो, सोलोमन वर्सेस सैलोमन एंड ली वर्सेस ली। अब अगर उस टॉपिक से आया तो आप केस स्टडी, अगर आपको याद आ रहा है कि अच्छा ठीक है ये वाला जो केस स्टडी है ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, मैंने तो पढ़ा था, मैं चलो केस स्टडी का रेफरेंस दे देता हूँ। अगर आप केस स्टडी का रेफरेंस देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सही सही केस स्टडी याद है और आप सही सही केस स्टडी का रेफरेंस दे रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटे। लेकिन कभी कभी आप, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको केस स्टडी याद ही ना हो, आपको कोई मतलब कोई कहीं की केस स्टडी कहीं पे नहीं, ये नहीं करना है, किसी और की केस स्टडी किसी और में नहीं भिड़ानी है, गलत केस स्टडी को रेफर नहीं करना है। अगर आपको सही केस स्टडी आ रही है तो आपको सही लिखना है, लेकिन अगर आपको केस स्टडी नहीं आ रही है तो आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हो, केस स्टडी का नाम मत लिखो, और अगर आ रहा है तो केस स्टडी का नाम लिखो, लेकिन गलत केस स्टडी का नाम नहीं लिखेंगे या खुद से सोच के कि अच्छा ठीक है हम ये बना देते हैं या ये लिख देते हैं, जो कॉपी चेक करा उसको क्या पता। नहीं नहीं, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको सब पता होता है। तो प्लीज गलत केस स्टडी का रेफरेंस नहीं देंगे। अगर केस स्टडी का नाम याद आ रहा है तो अगर आप उसका रेफरेंस देना चाहते हो तो ये सब कोर्स आप दे सकते हो, ठीक है। एंड फिर वापस कंटेंट पे आता है। कंटेंट हम कितना लिखेंगे, कंटेंट कैसे लिखेंगे, तो ये जो 4th हेडिंग थी ये यही है कि हम कंटेंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे यार। तो कंटेंट इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे यार, ठीक है। तो मेरे पास बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इससे रिलेटेड कि मैम हम आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे हेडिंग बनाएंगे उसमें। तो ये आपका तरीका है आंसर लिखने का, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई डाउट है जो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड हो सकता है कि मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय।